Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारी ये जो ग्रामर सीरीज़ चल रही थी उसकी हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और लास्ट क्लास जो है हमने उसमें डिस्कस किया था द ग्रामेटिकल हायरार्की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपको एक बार ये रिकैप करा देता हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी ग्रामेटिकल हायरार्की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें हमने देखा था कि जो ग्रामेटिकल हायरार्की है वो उसमें लेटर सबसे छोटी यूनिट है। लेटर के बाद मॉर्फीम, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस ये आते हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो है डिस्कस किया था लेटर के बारे में। हमने लेटर पढ़ा था कि लेटर जो है सिंबल है और वर्ड्स लिखने के काम में आता है और किसी ना किसी साउंड का रिप्रेजेंटेशन करता है। उसके बाद हमने मॉर्फीम पढ़ी थी। हमने मॉर्फीम के बारे में पढ़ा था कि मॉर्फीम जो है द स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेकिन उसकी मीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वर्ड। वर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई वर्ड जो है कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। वर्ड के बारे में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि भाई वर्ड जो है यदि आपका हाइफेनेटेड वर्ड्स हैं तो उनको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, नंबर्स को सिंगल वर्ड की तरह क्रिएट किया जाता है, कंट्रैक्शंस हैं उनको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था एब्रीविएशंस हैं उनको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था फ्रेज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि फ्रेज जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ सेंस होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, जनरली विदाउट वर्ब होता है और यदि उसमें वर्ब इंक्लूड हो जाती है तो उसे फ्रेजल वर्ब कॉल करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया था कि सेंटेंस जो है उसके अंदर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, उसमें एक वर्ब होनी चाहिए और उसका जो है कंप्लीट सेंस होना चाहिए। देखिए, हमने पढ़ा था कि भाई नंबर 1 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर 2 हैविंग एन ऑर्डर, नंबर 3 फाइनाइट वर्ब एंड नंबर 4 कंप्लीट सेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई ट्रेडिशनली जो है आपका सब्जेक्ट ट्रेडिशनली जो सेंटेंस है उसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि भाई अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट हमने पढ़ा था कि जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो सब प्रेडिकेट होता है। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि एक वर्ड और होता है प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर का मतलब होता है वर्ब। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट जो बात है जो आपको समझने की है वो देखिए। यदि मैंने आपसे कहा राम इज अ डॉक्टर। यदि मैंने आपसे कहा राम इज अ डॉक्टर तो आपने कहा कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो राम आपका हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया और राम के बारे में जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? प्रेडिकेटर हो गया। अब यहां पे देखिए, आपने जो भी ये सेंटेंस देखे हैं, आपने ये जो सेंटेंस देखा है राम इज अ डॉक्टर, तो इसमें आपने देखा कि ये जो राम सब्जेक्ट जो है, राम जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड का है। उसमें क्या है? केवल एक सिंगल वर्ड है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने आपसे अभी कहा था कि राम इज अ डॉक्टर। अब राम आपका जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट है और ये आपका जो है प्रेडिकेट है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैं आपसे कहूं द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर ऑनेस्ट। अब मैंने आपको ये सेंटेंस बोला द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर ऑनेस्ट। अब देखिए, अब मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वह होता है जिस व्यक्ति या वस्तु या जिस किसी के भी बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट। तो हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं
मेरे परिवार के सदस्यों की। किसकी बात कर रहे हैं? द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। अब क्या होता है कई कंडीशन में, जैसे हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट जो है, आपने देखा कि मान लो मैंने कहा कि राम, तो आपने लगा दिया इज। यदि मैं दे लगा दूं तो आप लगा दोगे वर्ब प्लूरल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि आपका ये सब्जेक्ट जो है एक से अधिक वर्ड्स का है। अब एक से अधिक वर्ड्स का है, ऐसी कंडीशन में हमें उस सब्जेक्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढना होता है, और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड। और वो सब्जेक्ट वर्ड जो है वही हमारी वर्ब को डिसाइड करता है। आई रिपीट, जब भी यदि कोई सब्जेक्ट आपका एक से अधिक शब्दों का है तो आपको उस सब्जेक्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढना होता है, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड सब्जेक्ट वर्ड कहलाता है, और उस सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार वर्ब डिसाइड होती है। देखिए, ये आपका इतना बड़ा हो गया सब्जेक्ट। अब क्या होता है, सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट वर्ड ढूंढने का कुछ ट्रिक्स हैं। हालांकि आप जब वैसे आगे पढ़ोगे तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा जब आपकी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे एक ट्रिक है जिसके साथ आप क्या है सब्जेक्ट वर्ड ढूंढ सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट वर्ड है वो प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता। आपका सब्जेक्ट वर्ड प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता। देखो यहां पर ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये ऑफ, इनटू, ऑन, अबव, बिलो, अंडर, अमंग, बिटवीन, ये सब प्रेपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। ये टॉपिक है, इसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे इसी ग्रामर की सीरीज में। तो आपने देखा कि ऑफ के बाद नहीं आ सकता, तो ऑफ से पहले क्या बचा? केवल मेंबर्स। क्या बचा? मेंबर्स। तो मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमने इसमें क्या लगा दिया? आर। मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमने इसमें क्या लगा दिया? आर। दूसरी, यदि मान लो आपका सब्जेक्ट बड़ा है और उसका आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, उसका अर्थ करना चाहते हैं, तो उसकी भी एक ट्रिक है। वो कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे? आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। आप क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपने क्या कहा? माय फैमिली, और फिर मेंबर्स, यानी मेरे परिवार के सदस्य। आपने क्या कहा? मेरे परिवार के सदस्य। तो ट्रांसलेशन हो गया। ऑव के बाद जो है, यानी प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट वर्ड हो नहीं सकता, तो सब्जेक्ट वर्ड क्या था आपका? मेंबर्स, और मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। ओके। जब आपका एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, उसमें ये होता है कि आपको सुटेबल वर्ब ढूंढनी होती है कि भाई सिंगुलर वर्ब लगेगी या प्लूरल वर्ब लगेगी। तो वहां आपको ऐसा होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो वहां पर ये चीज आपको हेल्प करती है। ओके। देखिए फिर नेक्स्ट हम देखें, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, शी इज रेज्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली। अब देखिए इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? शी की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, जो भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो आपने देखा यहां पे ये क्या है? सब्जेक्ट। फाइन। नाउ इस सी के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? शी के बारे में बात कर रहे हैं, इज रेज्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली। हम इस शी के बारे में ये बात कर रहे हैं, इज रेज्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली, कि उसका पालन पोषण एकल परिवार में हुआ है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार। ओके। तो आपने देखिए एक ही वर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? आपने कहा प्रेडिकेट। अब यहां पे मैंने कुछ वोकैबुलरी का आपको बताया कि भाई ये जो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है एकल परिवार, और इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम, इसका जो एंटोनिम है, विपरीत शब्द, वो है एक्सटेंडेड फैमिली, संयुक्त परिवार जिसको बोलते हो। ठीक है, हिंदी में संयुक्त परिवार, इंग्लिश में एक्सटेंडेड फैमिली। अब देखो कई लोग इसको जॉइंट फैमिली भी वर्ड भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जॉइंट फैमिली। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जॉइंट फैमिली जो है ये इंडियन इंग्लिश है। यदि आपको एग्जाम में आए
और एक्सटेंडेड फैमिली भी यूज़ हो रहा हो और जॉइंट फैमिली भी यूज़ हो रहा हो तो आप एक्सटेंडेड फैमिली को सही करके आएंगे। हालांकि आप एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी में आप देखोगे तो उसमें लिख रहा है इसी तरीके से इंडियन इंग्लिश, फिर उसके आगे जॉइंट फैमिली लिख रहा है। लेकिन यदि इस तरीके की कंडीशन बनती है एग्जाम में, आपको यदि ये पूछा जाए कि मोर करेक्ट क्या है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का एंटोनिम क्या हुआ? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। देखो इसमें भी प्रॉब्लम है, कई लोग इसको अपोजिट प्रोनाउंस करते हैं। अपोजिट, अपोजिट नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है ऑपोजिट। आप इन प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज्यादा फोकस रखें, आपका अपने आप ही छोटी 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 चीजों का प्रोनाउंसिएशन सही होता चला जाएगा। क्या बोलेंगे? ऑपोजिट। जबकि कई लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट। अपोजिट नहीं बोलना, ऑपोजिट बोलना है। क्या बोलना है? ऑपोजिट। देखिए, तो हमने यही बात की थी, सी सब्जेक्ट में बी ऑफ मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा शब्दों का हो सकता है। इन दैट केस, मैंने बताया इन दैट केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यदि सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का है तो उस स्थिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन दैट केस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड। उस स्थिति में उस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार ही आएगी। उस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब जो है डिसाइड होगी। ओके, देखिए अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा द कंडीशन ऑफ विमेन इन रूरल एरियाज इज मिजरेबल। अब देखो, मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों की स्थिति दयनीय है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ट्रांसलेशन करना है तो आप राइट से लेफ्ट जाइए। ओके, अच्छा मुझे पहले तो आप ये बात बताइए कि इस सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? वही सब्जेक्ट होगा। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण क्षेत्र की औरतों की स्थिति के बारे में। किसकी बात कर रहा हूं? ग्रामीण क्षेत्र की औरतों की स्थिति के बारे में। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ट्रांसलेशन का तरीका, राइट टू लेफ्ट जाओ तो ग्रामीण क्षेत्र की औरतों की स्थिति, ठीक है। अब सब्जेक्ट मिल गया हमको, सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का है। नेक्स्ट टास्क आपका क्या हुआ? उस सब्जेक्ट में से आपको सब्जेक्ट वर्ड ढूंढना है। तो सब्जेक्ट वर्ड ढूंढने का मैंने आपको बताया कि ये देखो ऑफ आ गया प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद नहीं होगा, प्रेपोजिशन से पहले होगा। तो प्रेपोजिशन से पहले क्या आ रहा है? कंडीशन। क्या आ रहा है? कंडीशन। अब यदि कंडीशन आ रहा है तो कंडीशन सिंगुलर है या प्लूरल है? यदि मैं एस लगा देता कंडीशंस तो प्लूरल हो जाता, लेकिन मैंने क्या लगाया? कंडीशन। तो इसके साथ मैंने क्या वर्ब लगाई है? इज। क्या लगाई है? इज। तो आपकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुई? सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। इट मींस सब्जेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सब्जेक्ट वर्ड है, और उसको ढूंढने का आपका तरीका है कि भाई वो प्रेपोजिशन के बाद नहीं होगा। यदि प्रेपोजिशन के बाद नहीं होगा इसका मतलब प्रेपोजिशन से पहले होगा। फाइन। फिर देखिए, देखो ये वर्ड कई बार कंपीटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है प्रोनाउंसिएशन के पर्पस से। देखो WOMAN एक वर्ड है, एक वर्ड है WOMEN, ये दो वर्ड है, ठीक है। ये सिंगुलर है, एक औरत है तो वुमन, और ये प्लूरल है। तो ध्यान रखना, यदि WOMAN है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वुमन, और WOMEN है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विमेन। विमेन, आपको ध्यान रखना है। देखो अभी जैसे अभी मैं आपसे कहूं देखो यदि मैं आपसे कहूं अभी इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है जो अभी आपको जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है ना। यदि आप सिंगुलर कर रहे हैं तो वुमन, प्लूरल कर रहे हैं तो विमेन। लेकिन क्या अभी आप बिगिनर्स हो, आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, तो इसलिए अभी आप इसको छोड़ दें, बाद में आपको अपने आप आ जाएगा ये चीज। अभी तो आप ऐसे समझ लें कि WOMAN का प्रोनाउंसिएशन वुमन है और WOMEN का प्रोनाउंसिएशन विमेन है। ये आपको ध्यान रखना है, वुमन और विमेन। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव सेड दैट नोबडी
विल बी अलाउड टू इम्पीड द पीस। ओके, अब ये आपका जो सेंटेंस है, इसमें आप चीज देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्यों की। किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं पार्लियामेंट के सदस्यों ने ये कहा है कि किसी को भी, नोबडी विल बी अलाउड, किसी को भी इजाजत नहीं होगी टू इम्पीड द पीस, इम्पीड का डिस्टर्बेंस करने में, किसी को भी शांति को डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं होगी। तो मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसने कहा? ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब अगेन वही बात, सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का होगा तो हमें सब्जेक्ट वर्ड ढूंढना होगा। सब्जेक्ट वर्ड जो है प्रेपोजिशन से बाद में नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन के बाद में नहीं हो सकता, इसका मतलब प्रेपोजिशन से पहले। और प्रेपोजिशन से पहले क्या वर्ड लग रहा है? मेंबर्स। सिंगुलर है या प्लूरल है? मेंबर्स प्लूरल है, और यदि प्लूरल है तो इसके साथ हम वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। तो आपकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुई? सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। फाइन। थर्ड एग्जांपल देखो, मैंने कहा द पीपल इन एन adjoining area are raising their voice against the escalating price of household articles। देखिए, यदि मैंने कहा, देखो adjoining का मतलब होता है आसपास के क्षेत्र के, आसपास के, जैसे मान लो ये जगह है, इसके ये कॉलोनी से जुड़ी हुई है, ये शहर है, शहर से एक दूसरा शहर जुड़ा हुआ है, इस गली से दूसरी गली जुड़ी हुई है, इस घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं adjoining एरिया, आसपास का क्षेत्र। द पीपल इन एन adjoining एरिया, तो ट्रांसलेशन का वही तरीका, आसपास के क्षेत्र के लोग। ठीक है, राइट टू लेफ्ट गए, ट्रांसलेशन हो गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आसपास के लोग। तो मैंने कहा आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आर रेजिंग देयर वॉइस, अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगेंस्ट, विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं? द एस्केलेटिंग प्राइस, बढ़ती हुई कीमतों की, ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू सामान की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आसपास के लोग क्या उठा रहे हैं? आवाज उठा रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आसपास के लोगों की। किसकी बात कर रहे हैं? आसपास के लोगों की। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, आसपास के लोग। फाइन। अब देखो प्रेपोजिशन क्या आ गया? इन यहां आ गया, यानी इसके बाद जो है आपका, इनके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ड नहीं हो सकता। तो इनसे पहले तो एक ही वर्ड है पीपल, यदि इनसे पहले एक ही वर्ड है पीपल, तो फिर क्या करना है आपको? इस पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब जो है आपको डिसाइड करनी है। और पीपल के अकॉर्डिंग वर्ड हमने क्या लगा रखी है? आर। क्या लगा रखी है? आर। ठीक है, तो आपका यदि सब्जेक्ट बड़ा है, एक से ज्यादा शब्दों का है, तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ड को ढूंढें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड को ढूंढें और उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड करें। सब्जेक्ट वर्ड प्रेपोजिशन के बाद नहीं होता है। आपको सब्जेक्ट का, यदि बड़ा सब्जेक्ट है उसका ट्रांसलेशन करना है तो राइट टू लेफ्ट जाइए। ठीक है, जिस तरीके का सब्जेक्ट वर्ड हो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब रखिए। फाइन। फिर देखिए, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ADJOIN, इंग्लिश में क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इससे आपके बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। और हम इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन में गलती भी करते हैं। जैसे देखो, मैं आपसे कहूं ADJECTIVE, मैं आपसे कहूं ADJUST, मैं आपसे कहूं ADJURE। ठीक है, मैं आपसे कहूं ADJOURN, ये सारे वर्ड्स देखो, इन सारे वर्ड्स में आपको एक चीज कॉमन है, डी और जे का कॉम्बिनेशन। इन सारे वर्ड्स में क्या चीज कॉमन है? डी और जे का कॉम्बिनेशन। तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको डी और जे का कॉम्बिनेशन मिले, डी के बाद जे मिले, तो आपको डी जो है उसको प्रोनाउंस नहीं करना, यानी डे साउंड को प्रोनाउंस नहीं करना। डी और जे का कॉम्बिनेशन केवल क्या करता है? जे साउंड देता है। क्या करता है? जे साउंड देता है। तो जहां पे भी डी और जे हो, आपसे समझ लेना यहां क्या प्रोनाउंस करना है आपको? जे। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा? एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग नहीं कहा, एडजॉइनिंग। ये देखो ADJOIN, तो क्या कहा मैंने? एडजॉइन। ADJOURN, ADJOURN का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अजर्न। क्या होगा? अजर्न। अजर्न का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित कर देना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? POSTPONE। अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं? इसको पोस्टपोन बोल देते हैं, पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन नहीं, पसपाउन। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पसपाउन, पसपाउन।
पोस्टपोन। तो देखो अजर्न आप कहते हो एडजेक्टिव, आप कहते हो एडजस्ट। हम गलती से क्या करते हैं, एडजस्ट कर लो यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एडजस्ट नहीं एडजस्ट। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्योंकि डी और जे का कॉम्बिनेशन जे होता है। आपने कहा अज्यूअर, ADJURE, अज्यूअर का मतलब होता है टू आस्क और टू ऑर्डर समबडी टू समथिंग, टू आस्क और टू ऑर्डर समबडी टू डू समथिंग। क्या हो गया, अज्यूअर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को ऑर्डर देना कुछ करने के लिए। ये वर्ड जनरली फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं द जज adjured to tell the truth। देखो मैंने कहा द जज adjured, जज ने कहा, ठीक है ना, मुझसे टू टेल द ट्रूथ, कि सच सच बताओ, ठीक है ना। जनरली फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। आप देखो यहां पे भी आपने कहा JUDJE, ठीक है ना। तो क्या, जज, द जज, क्या कहा, द जज adjured me to tell the truth। तो आपने क्या कहा कि जज ने कहा, क्या कहा कि सच्चाई बताओ, ठीक है। तो adjure का मतलब क्या होता है, टू आस्क और टू ऑर्डर somebody टू डू समथिंग। तो देखो ये वोकैबुलरी की मैं वर्ड्स दे रहा हूं आपको, है ना, साथ के साथ ग्रामर के साथ आपको इन सब सारे वर्ड्स पे ध्यान देके चलना है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। तो हमने एक चीज इसमें सेंटेंस के साथ ये बात भी सीखी कि डी और जे का कॉम्बिनेशन हमेशा जे होता है। इसके साथ हमने इतने सारे वर्ड देखे कि अज्योर का मतलब क्या होता है, हमने अजॉइन का मतलब सीखा, हमने अजॉर्न ADJOURN स्थगित कर देना, इसको पोस्टपोन बोलते हैं, इसके बारे में सीखा। फाइन, आगे देखिए। देखिए अब आप जो है ये समझ गए कि यदि सब्जेक्ट बड़ा हो तो उसमें से सब्जेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। अब यदि आपको ये चीज समझ में आ गई तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूं और आप खुद सोचें उसमें और बताएं कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। इसका मतलब आपको उसमें सब्जेक्ट वर्ड ढूंढना है। मैं ऐसे सेंटेंसेस दे रहा हूं जिसमें कि आपका सब्जेक्ट बड़ा है, एक से अधिक शब्दों का है, उसमें से आपको सब्जेक्ट वर्ड ढूंढना है। देखिए ये देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला है द प्राइस ऑफ सिगरेट, पहला वर्ड है द प्राइस ऑफ सिगरेट इज वेरी हाई। तो देखो अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिगरेट की कीमत की, सिगरेटों की कीमत की। तो देखो द प्राइस ऑफ सिगरेट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसमें ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, यानी प्रेपोजिशन के बाद आपका सब्जेक्ट हो नहीं सकता, प्रेपोजिशन के बाद आपका सब्जेक्ट वर्ड हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इससे पहले और इससे पहले क्या है, प्राइस। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट वर्ड क्या है, PRICE, प्राइस। अब सेकंड में देखो, सेकंड है ऑल द टीचर्स ऑफ दिस कॉलेज आर स्कॉलर्स, ऑल द टीचर्स ऑफ दिस कॉलेज आर स्कॉलर्स। अब देखिए अगेन, जिस किसी के भी बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉलेज के सभी टीचर्स की। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉलेज के सारे टीचर्स की। अब सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट वर्ड देखिए ये आपका आ गया और प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद तो हो नहीं सकता, प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता, तो यानी कि उससे पहले क्या है, टीचर्स है। और टीचर्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या वर्ब लिखी, आर। फाइन। अब तो इसके अंदर क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड टीचर्स। यदि आप मेरे बताने से पहले उसमें से सब्जेक्ट वर्ड फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो आप जो भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, आपके नोटबुक आपके साथ है और आप इसको समझते जा रहे हैं, तो सेंटेंस में आप पहले से ही खुद ही जो है सब्जेक्ट वर्ड को ढूंढ लें, ठीक है। और फिर देखिए कि जो मैं सब्जेक्ट वर्ड बता रहा हूं वही सब्जेक्ट वर्ड आपने ही भी फाइंड आउट किया है क्या। नेक्स्ट देखो, द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट।
तो देखो अब यदि इसकी बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, भगवान के तरीके। भगवान के तरीके न्यायोचित होते हैं, भगवान के तरीके बिल्कुल सही होते हैं, भगवान के तरीके बिल्कुल उचित होते हैं, भगवान जो करते हैं वो बिल्कुल उचित करते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, भगवान के तरीकों की। किसकी बात कर रहा हूं, भगवान के तरीकों की। और जिस किसी के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगेन वही सब्जेक्ट वर्ड ढूंढना है, तो प्रेपोजिशन ये है तो इसके बाद तो होगा नहीं, तो क्या होगा, पहले होगा। तो पहले क्या है, वेज। तो वेज के अकॉर्डिंग प्लूरल है सिंगुलर है, वेज प्लूरल है, तो हमने क्या किया, आर। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड वेज। यदि आपका वेज आपने निकाला है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ ऑल द हाउसेज इन जयपुर। जयपुर के मकानों का रंग, ये हो गया पूरा का पूरा आपका। हम किसकी बात कर रहे हैं, जयपुर के मकानों के रंग की बात कर रहे हैं कि जयपुर के मकानों का रंग पिंक है। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, जयपुर के मकानों के रंग की बात। तो देखो यहां पर ये प्रपोजिशन आ गया, ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। और क्या आ गया, प्रपोजिशन आ गया। इट मींस आपका सब्जेक्ट वर्ड जो है प्रपोजिशन के बाद तो हो नहीं सकता। इट का मतलब इससे पहले होगा, इससे पहले होगा। इसका मतलब क्या है, कलर। कलर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर। तो वर्ब मैंने लगाई है इज, तो इसमें आपका क्या होगा, COLOUR, कलर। ओके, कहीं आपको कलर की स्पेलिंग ये भी मिल जाएगी COLOR। तो अमेरिकन जो है, अमेरिकन इंग्लिश में COLOR होती है, ब्रिटिश में COLOUR होती है। आपको आप एज फार एज द कंपेटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, आप यदि कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप COLOUR ही ध्यान रखें, या फिर COLOUR को ही सही मानकर चलें। फाइन। फिर देखिए, तो अब मैंने आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ड बताया, तो आपने खुद ने सब्जेक्ट वर्ड यदि फाइंड आउट कर लिया तो इसका मतलब आपको यह बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और सब्जेक्ट यदि बड़ा हो तो उसमें से सब्जेक्ट वर्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये जो वर्ड है आपका CIGARETTE, ये कई बार वोकैबुलरी के पर्पज से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आप UP MP की जो TGT PGT की एग्जाम्स होती हैं उसमें उनका तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, बार बार में पूछते हैं इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा गया है ना। तो आप देखिए इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है, स्पेलिंग में क्या है बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको एक सीधा सा तरीका ध्यान रख लें, CIGAR, सिगार तो आप जानते ही हो, CIGR की स्पेलिंग जो है आराम से इजीली आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। उसके बाद आप ध्यान रख लो ETT और लगाना है, वेरी इजी। तो आपको ध्यान रखना है ये स्पेलिंग्स में पूछा जाता है, जब वोकैबुलरी की बात आती है तो कई स्पेलिंग्स तो ऐसी हैं जो बार बार में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, आपको ध्यान ही रखनी है। आपको घूम फिर के इधर उधर से किसी ना किसी कंपिटिटिव एग्जाम में आपको वो मिल जाएंगी। जैसे देखो BALLON, बलून। कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी बैलून करते हैं, बैलून नहीं होता, ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बलून। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लें ये जो वर्ड मैं बता रहा हूं, और इनको बार बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको कितना भी आता है एग्जाम में यदि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको आता है तो भी, और नहीं आता है तो आपको फायदेमंद है। आप मेंटली रूप से यदि किसी चीज के लिए प्रिपेयर होगे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या कहा, BALLON। एक देखो VACWM, वैक्यूम। यह भी रीट में भी आया था, 2021 में रीट की एग्जाम हुई थी, उसमें भी आया था ये, ठीक है। आप देखना PGT TGT UP MP बार बार में पूछते हैं इसको, पता नहीं बहुत ज्यादा प्रेम है इस वर्ड से, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में क्या है, ये W है, तो ये W थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बहुत कम जो ऐसे वर्ड है जिनमें आता है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। स्पेलिंग क्या होगी, VACWM, वैक्यूम। एक और जो बार बार में पूछा जाता है, राजस्थान की कई कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इजी है वर्ड लेकिन फिर भी गलती होती है। देखो SEPARATE, सेपरेट, अलग, SEPARAT। ध्यान रखना ये स्पेलिंग आपसे गलती होगी, पूछा जाता है ये, है ना। तो SEPAR, देखो कल मैंने बताया था यदि किसी वर्ड के लास्ट में ATE लग रहा है और वो एडजेक्टिव या नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसको सेपरेट अट बोलते हैं। AT को तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेपरेट। क्या बोल रहा हूं, सेपरेट। देखो एक होता है वर्ड BANGALOW, ये भी कई बार वोकैबुलरी के पर्पज से पूछा जाता है। बेंगलो, जिसको आप हिंदी में बंगला बोलते हो, बेंगलो, BANGALOW, बेंगलो। देखो एक वर्ड है
RESTAURANT। ये प्रोनाउंसिएशन के पर्पज से भी पूछा जाता है और वोकैबुलरी के पर्पज से भी पूछा जाता है, तो आपको इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, RESTAURANT। और प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेस्टोरेंट। देखो हम क्या बोलते थे, जैसे लिखा रहता है हम कहते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रेस्टोरेंट। एक वर्ड है वो काफी वोकैबुलरी के पर्पज से पूछा जाता है, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है और स्पेलिंग कुछ अलग तरीके से लिखी जाती है, इसलिए इसको भी बार बार में पूछते हैं, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जो वर्ड है आप नोट डाउन करते जाएं। जैसे आपने कहा, देखो एक ये भी काफी बार पूछा जाता है, RENAISSANCE, RENAISSANCE, रेनेसेंस। लोग उसको रेनेसा रेनेसा बोल देते हैं, तो गलत है, रेनेसेंस, पुनर्जागरण जिसको आप बोलते हो, तो रेनेसेंस। तो आप ये सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के पर्पज से आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। सेपरेट है, वैक्यूम है, रेस्टोरेंट है, बैंगलो है, बलून है। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है इसका, लोग इसको बैलून गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बलून। ओके, वैक्यूम है, लेफ्टिनेंट है, रेनेसेंस है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपको प्रोनाउंसिएशन के पर्पज से भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो है सेंटेंस, और उसके बाद हम सेंटेंस जो है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। और ये सेंटेंस का क्लासिफिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सेंटेंस का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है। ठीक है, आपका अफर्मेटिव और असर्टिव में अंतर क्या है, डेक्लरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में अंतर क्या है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है। तो ये सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है हम इसको पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ग्रामेटिकल हायरार्की वाला जो हमारा सेक्शन चल रहा है उसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या है ये जो क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं शुरुआत में चाहता हूँ कि क्लासेस थोड़ी आपकी 30 मिनट्स के अंदर ही रहें। ओके, दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन यानी फोनेटिक्स में दिक्कत नहीं आए बिल्कुल भी, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप 10th 12th लेवल के स्टूडेंट्स हो, आपको इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं आए। मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रयास करूँगा। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोगों को ऐसा लगता है, आपको यदि ऐसा लगता है कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपना टाइम जो है उसमें दे रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो भी इस चैनल के द्वारा इसका फ़ायदा उठा सके। और आप इसको जितना से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर, ज़्यादा एंथुसियास्टिक होकर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर प्रोवाइड करा पाऊँगा। और यदि आपको मेरे इस क्लासेस के दौरान या क्लासेस सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र आए, आपको कुछ समझ में कम आए, आपकी कोई डिमांड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी जैसे भी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। कई स्टूडेंट्स ने कहा सर 1st ग्रेड का लिटरेरी सेक्शन का कंटेंट प्रोवाइड करवा दें। आप बिल्कुल चिंता ना करें, 1st ग्रेड का लिटरेचर वाला कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और बहुत ही अच्छा से अच्छा कराया जाएगा। ओके, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर एस.के. शर्मा। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि साथियों मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में ग्रामर की कुछ बुक्स के नाम के बारे में बताया था और कई सारी ऐसी ऑथेंटिक बुक्स जो आप लोगों ने, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वो अवेलेबल नहीं है, कहीं को अवेलेबल नहीं हो पाई, उनके बारे में भी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। लेकिन आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। यदि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकती हैं
मैं सारी चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कि हमारी ये सीरीज है ग्रामर सीरीज, मैंने आपको बताया था कि इस पूरी सीरीज में मैं आपको पूरी कंप्लीट ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर कराने वाला हूं। और ये ग्रामर आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएससी, आप 10th 12th कोई सी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इक्वली यूजफुल है। तो जैसे कि आज हमारी स्टार्टिंग है, तो हम बात करते हैं, लेट्स सी, हमारा जो टॉपिक है वो है द ग्रामेटिकल हायरार्की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सी, सबसे पहले तो हम इस टर्म को समझें। हायरार्की, हायरार्की को हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, ऑर्डर, ओके, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है। पदानुक्रम का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में पहले कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर सर्किल इंस्पेक्टर होता है, फिर डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी यदि हम सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो लेटर होती है। लेटर के बाद नेक्स्ट मॉर्फीम होती है। मॉर्फीम के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है, देन फ्रेज, देन क्लॉज एंड देन सेंटेंस। ये इसका सीक्वेंस है। देखिए, यदि हम लेटर की बात करें, LETTER लेटर, तो लेटर के बारे में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है। कई बार इस तरीके का बच्चे जो है इस तरीके की बातें करते हैं। कई बार उनसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और बच्चे आंसर दे देते हैं 26। क्या आंसर दे देते हैं? 26। उनसे पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट हैं, और वो बोल देते हैं 26। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स 26 हैं। ये जो आप बोलते हो ABCD, ये सारे लेटर्स हैं। इंग्लिश में नहीं, किसी भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसमें अल्फाबेट हमेशा एक ही होता है। अल्फाबेट कितना होता है? एक ही, किसी भी लैंग्वेज में। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात करूं ABCDEFG से लेके Z तक, तो ये A क्या है? लेटर है। लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ण। B क्या है? लेटर है। C लेटर है। ये सारे लेटर्स जो हैं एक माला में प्रयोग हुए हैं, दैट इज कॉल्ड वर्णमाला। तो ये A से लेके Z तक की जो एक माला है, इसे तो आप इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हो। अब एक तो ये हो गई, अब कोई और दूसरा अल्फाबेट है क्या आपके पास इंग्लिश में? नहीं है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज में जो है एक ही होगा। तो हम बात कर रहे हैं लेटर की। तो इस तरीके की गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, वो 26 अल्फाबेट बता देते हैं। 26 अल्फाबेट नहीं है, 26 लेटर्स हैं। तो देखिए, लेटर, सबसे पहली जो चीज है हम देखते हैं लेटर। तो आपको पता है ये A से लेके Z तक जो है ये लेटर्स हैं। अब लेटर किसे कहते हैं? नंबर 1, लेटर जो है सिंबल है, ओके। नंबर 2, इनका यूज क्या होता है? राइटिंग वर्ड्स, वर्ड्स लिखने के काम में आते हैं। नंबर 3, रिप्रेजेंट साउंड। वापस करो।